वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं डेली 12 बजे आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास लाती रहती हूँ, और अगर आप लोग एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तरनेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? इन विच स्टेट तरनेतर फेयर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ए गुजरात, बी मणिपुर, सी मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना। इसका सही जवाब है गुजरात। तरनेतर मेला के बारे में और कुछ बातें। तरनेतर मेला गुजरात के सुरेंद्रनगढ़ जिले में स्थित तरनेतर गांव में मनाया जाता है। यह मेला हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भाद्र महीने में यानी अगस्त या सितंबर में आता है। यह 3 दिनों तक चलता है और राज्य पर्यटन विभाग इसे भव्य तरीके से आयोजित करता है। इस मेले में लोक नृत्य, संगीत, वेशभूषा, भोजन, कला और संस्कृति का आयोजन होता है। तरनेतर मेले के बारे में कुछ खास बातें। यह मेला त्रिनेत्रेश्वर महादेव मेले के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला सौराष्ट्र जनजाति के लिए मुख्य रूप से है। इस मेले में भरवाड़, खांड, कोली, रबारी, चारण, कनबी, काथी, हरिजन और देशरबारी जैसी अन्य जनजातियां भी शामिल होती है। इस मेले में हर साल 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। यह मेला गुजरात के सबसे पारंपरिक और जीवंत त्योहारों में से एक है। यह मेला भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तरनेतर गांव अहमदाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर है। राजकोट तरनेतर गांव से करीब 90 किलोमीटर दूर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पोलोड उत्सव मनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स सेलिब्रेट्स काइल पोलोड फेस्टिवल? ए नाग, बी मीना, सी भील, डी कोडवा। इसका सही जवाब है भील। भील जनजाति के बारे में और कुछ बातें। कैल पोलोड उत्सव भील जनजाति मनाती है। भील जनजाति होली के दौरान गोल गधेड़ो उत्सव भी मनाती है। यह उत्सव युवा भील महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और भगोरिया उत्सव का हिस्सा है। भील जनजाति पश्चिमी भारत में रहती है। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? What is the name of the world's deepest freshwater lake? A. बैकाल झील, B. पप्लिकट झील, C. विक्टोरिया झील, D. सुपीरियर झील। इसका सही जवाब है बैकाल झील। दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम बैकाल झील है। यह रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। बैकाल झील के बारे में कुछ और बातें। यह दुनिया की सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है। इसकी उम्र करीब 20 से 25 मिलियन साल है। यह दुनिया के मीठे पानी का 20% से ज्यादा हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए है। बैकाल झील की औसत गहराई 744.4 मीटर है, जबकि इसकी अधिकतम गहराई 1642 मीटर है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील में कई तरह के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। यहाँ बैकाल सील भी पाई जाती है, जो सिर्फ मीठे पानी में रहने वाली सील की एकमात्र प्रजाति है। साल 1996 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस व्यक्तिगत कार्यक्रम में हेलसिंकी ओलंपिक में स्वतंत्र भारत ने पहला ओलंपिक पदक जीता? इन विच इंडिविजुअल इवेंट इंडिपेंडेंट इंडिया वन द फर्स्ट ओलंपिक मेडल एट द हेलसिंकी ओलंपिक्स? ए. तीरंदाजी, बी. मुक्केबाजी, सी. कुश्ती, डी. भारोत्तोलन। इसका सही जवाब है कुश्ती। हेलसिंकी ओलंपिक के बारे में और कुछ बातें। स्वतंत्र भारत ने हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती के व्यक्तिगत कार्यक्रम में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था। खाशाबा दादा साहेब जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में पुरुषों के बैंटमवेट 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीता था। जाधव बचपन से ही कुश्ती के शौकीन थे और उनकी बेहतरीन तकनीक ने उन्हें कई राष्ट्रीय खिताब दिलाए थे। उन्हें 1992 में महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति पुरस्कार और 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पेन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए. केरल, बी. गोवा, सी. मणिपुर, डी. सिक्किम। इसका सही जवाब है मणिपुर।
पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र के बारे में और कुछ बातें। पेना मणिपुर का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यह एकल तार वाला वाद्य यंत्र है और वीणा की श्रेणी में आता है। पेना का इस्तेमाल मणिपुरी लोक संगीत और पारंपरिक नृत्यों में किया जाता है। इसे स्थानीय कलाकार उत्सवों और अनुष्ठानों में बजाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार है। द शेप ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इन इंडिया इज ए रेखीय, बी आयताकार, सी वृत्ताकार, डी त्रिभुजाकार। इसका सही जवाब है त्रिभुजाकार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार आकृति का है। इसका आधार उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिणी किनारे से मेल खाता है। कन्याकुमारी को त्रिभुजाकार पठार के शीर्ष के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ी कुछ और खास बातें। यह पठार समुद्र तल से औसतन 600 से 900 मीटर ऊपर उठा है। यह पठार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। यह पठार कई छोटे पठारों, पहाड़ी श्रृंखलाओं, नदी घाटियों और घाटियों से घिरा हुआ है। यह पठार 2 भागों में बंटा हुआ है, जिनमें से हर भाग में छोटे पठार है। यह पठार विश्व की सबसे पुरानी भूआकृतियों में से एक है। यह पठार दक्कन ट्रैप का विस्तार है। यह पठार प्राचीन गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यक्षगान किस राज्य का नाट्यकला नृत्य है? यक्षगाना इज अ थिएट्रिकल डांस ऑफ विच स्टेट? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है कर्नाटक। यक्षगान के बारे में और कुछ बातें। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाटक है। यह दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह कर्नाटक के तटीय इलाकों और केरल के कासरगोड जिले में काफी लोकप्रिय है। इसमें शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला और प्राचीन अनुलेखों का मिश्रण होता है। यक्षगान में विस्तृत वेशभूषा, मेकअप और मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है। यह आमतौर पर कन्नड़ में गाया जाता है। इसकी उत्पत्ति 10वीं और 16वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अर्जुन पुरस्कार में कितने का नकद पुरस्कार दिया जाता है? हाउ मच कैश प्राइज इज गिवन इन अर्जुना अवार्ड? ए 15 लाख, बी 10 लाख, सी 1 लाख, डी 2,50,000। इसका सही जवाब है 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार के बारे में और कुछ बातें। 2020 तक पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? हु हैज़ रिटन द ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ? ए दुती चंद, बी पी.टी. उषा, सी मिल्खा सिंह, डी मोहिंदर सिंह गिल। इसका सही जवाब है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के बारे में और कुछ बातें। आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ को भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह ने अपनी बेटी सोनिया संबालका के साथ मिलकर लिखा था। यह किताब साल 2013 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में मिल्खा सिंह ने अपने जीवन, संघर्षों और एथलेटिक्स में अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया है। मिल्खा सिंह एक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थे। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। मिल्खा सिंह से जुड़ी कुछ बातें। उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। बंटवारे के समय उनके माता पिता, भाई और 2 बहनों की मौत हो गई थी। इसके बाद वे अनाथ हो गए और 1947 में पंजाब से भागकर दिल्ली आ गए। उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होकर दौड़ना शुरू किया था। 1958 के एशियाई खेलों में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने के बाद उन्हें प्रमोट करके जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर (JCA) सिपाही रैंक का अधिकारी बनाया गया था। 1960 के रोम ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर फाइनल में 45.6 सेकंड में दौड़ पूरी की थी और चौथा स्थान हासिल किया था। 1964 के बाद उन्होंने खेल से संन्यास ले लिया था। उन्हें 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2013 में मिल्खा सिंह की बेटी ने उनकी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ प्रकाशित की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? In which of the following years the Child Marriage Restraint Act was passed? A. 1856, B. 1947, C. 1878, D. 1929। इसका सही जवाब है 1929। बाल विवाह निरोधक अधिनियम के बारे में और कुछ बातें। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को 28 सितंबर 1929 को भारत की इंपीरियल विधान परिषद में पारित किया गया था।
इसे लोकप्रिय रूप से इसके प्रायोजक हरबिलास शारदा के नाम पर शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था। यह अधिनियम बाल विवाह को रोकता है और बाल विवाह के पीड़ितों को सुरक्षा और सहायता देता है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई थी। आज़ादी के बाद 1949 में इस अधिनियम में संशोधन करके लड़कियों की उम्र 15 साल कर दी गई। साल 1978 में लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल कर दी गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक तारीख, एक घंटा, एक साथ अभियान किस अवसर से संबंधित है? एक तारीख, एक घंटा, एक साथ कैंपेन इज रिलेटेड टू विच ओकेशन? ए. गांधी जयंती, बी. अंबेडकर जयंती, सी. सरदार पटेल जयंती, डी. विवेकानंद जयंती। इसका सही जवाब है गांधी जयंती। गांधी जयंती के बारे में और कुछ बातें। गांधी जयंती भारत में 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक अवसर है। यह दिन महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है और इस साल तीसरा राष्ट्रीय अवकाश गांधी जयंती मनाने के लिए पीएम ने 1 तारीख, 1 घंटा, एक साथ अभियान का प्रस्ताव रखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? हर्षवर्धना, the ruler of Kannauj in the 7th century AD, was the king of which of the following dynasties? A. Mokri, B. पुष्यभूति, C. चालुक्य, D. वर्धन वंश। इसका सही जवाब है वर्धन वंश। वर्धन वंश के बारे में और कुछ बातें। 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन वर्धन वंश के राजा थे। हर्षवर्धन वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन के दूसरे बेटे थे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। हर्षवर्धन को 7वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख भारतीय सम्राटों में से एक माना जाता है। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से पर शासन किया था। उनका साम्राज्य वर्तमान पंजाब, बंगाल और उड़ीसा राज्यों तक फैला हुआ था। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में चीनी यात्री वेन सांग ने भी जानकारी दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान थे? Who among the following was the first captain of India's cricket team? A. के श्रीकांत, B. C. के नायडू, C. सुनील गावस्कर, D. नवाब पटौदी। इसका सही जवाब है C. के नायडू। भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में और कुछ बातें। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कोटारी कनकिया नायडू यानी C. के नायडू थे। उन्होंने 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर पहले टेस्ट मैच में टीम की कप्तानी की थी। C. के नायडू ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 207 मैच खेले थे। इनमें उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 11,825 रन बनाए थे और गेंदबाजी करते हुए 411 विकेट हासिल किए थे। भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी कुछ और जानकारी। भारत की पहली वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान अजीत वाडेकर थे। उन्होंने 1974 में कप्तान के तौर पर सिर्फ 2 मैच खेले थे। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 332 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। मौजूदा समय में रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह समाप्त हो गया था? In which of the following years did the civil disobedience campaign come to an end? A. 1917, B. 1934, C. 1923, D. 1943। इसका सही जवाब है 1934। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और कुछ बातें। सविनय अवज्ञा आंदोलन साल 1934 में पूरी तरह से खत्म हो गया था। यह आंदोलन साल 1930 में शुरू हुआ था और 1931 में बंद हो गया था। हालांकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता और अंग्रेजों के दमन के चक्र के कारण साल 1932 में इसे फिर से शुरू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? Which Indian state has the highest density of roads? A. दिल्ली, B. महाराष्ट्र, C. उत्तर प्रदेश, D. केरल। इसका सही जवाब है केरल। सड़कों का घनत्व के बारे में और कुछ बातें। सड़क घनत्व का मतलब है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई
देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। जम्मू कश्मीर में सड़कों का घनत्व 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जबकि केरल में यह 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। वहीं देश का औसत सड़क घनत्व 75 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली, असम और गोवा जैसे राज्यों में भी सड़क घनत्व ज्यादा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए. उत्तराखंड, बी. कर्नाटक, सी. ओडिशा, डी. राजस्थान। इसका सही जवाब है ओडिशा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और कुछ बातें। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है। यह मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ बातें। यह 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पार्क बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौर और चौसिंघा का घर है। यहाँ जोरंडा और बरेही पानी जैसे खूबसूरत झरने हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का नाम इस क्षेत्र में उगने वाले लाल रेशमी कपास के पेड़ों की प्रचुरता से पड़ा है। इसे साल 1956 में आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। साल 1994 में भारत सरकार ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। साल 2009 से यह यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। सिमलीपाल वनों के आसपास के इलाके में कई जनजातियां रहती हैं। इनमें कोल्हा, संथाला, भूमिजा, भटुडी, गोंडा, खड़िया, मनकड़िया और सहारा प्रमुख है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2023 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया था? In which city was the Asian Champions Trophy hockey tournament held in 2023? A. Chennai, B. Ahmedabad, C. दिल्ली, D. सूरत। इसका सही जवाब है चेन्नई। 2023 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में और कुछ बातें। 2023 पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आधिकारिक तौर पर प्रायोजन कारणों से हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 के रूप में जाना जाता है। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां संस्करण था, जो एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित 6 सर्वश्रेष्ठ एशियाई राष्ट्रीय टीमों के लिए पुरुषों का फील्ड हॉकी टूर्नामेंट था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है? Which of the following folk dances belongs to the state of Maharashtra? A. लावणी, B. मुनाड़ी, C. पैनका, D. छऊ। इसका सही जवाब है लावणी। लावणी के बारे में और कुछ बातें। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का मिश्रण है, जिसे खासतौर पर ढोलकी की थाप पर बजाया जाता है। लावणी अपनी प्रभावी ताल के लिए जानी जाती है। इसे महिला कलाकार नौयार्ड लंबी साड़ी पहनकर करती है। गाने जल्दी टेम्पो में गाए जाते हैं। महाराष्ट्र के कुछ और लोक नृत्य: कोली, डिंडी, धनगड़ी गाजा, तमाशा, लेजिम, ललिता, पोवाड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? According to the 2011 census, which of the following religions has the least population? A. सिख धर्म, B. बौद्ध धर्म, C. जैन धर्म, D. ईसाई धर्म। इसका सही जवाब है जैन धर्म। 2011 की जनगणना के बारे में और कुछ बातें। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में जैन धर्म की आबादी सबसे कम थी। हिंदू धर्म 79.8%, इस्लाम 14.2%, ईसाई धर्म 2.3%, सिख धर्म 1.7%, बौद्ध धर्म 0.7%, जैन धर्म 0.4%। भारत में पारसी धर्म, सन्महवाद और यहूदी धर्म का भी इतिहास है। इन धर्मों के भी भारत में कई हजार अनुयायी है। 2011 की जनगणना के बारे में कुछ और बातें। यह भारत की 15वीं जनगणना थी। यह जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। अगस्त 2011 में जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। जनगणना में 2,870,000 लोगों ने कोई धर्म नहीं बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर दर्ज किया गया? In which of the following census the highest difference between male and female literacy rate in India was recorded? A. 1981, B. 1971, C. 1991, D. 2011। इसका सही जवाब है 2011।
भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बारे में और कुछ बातें। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर 2011 की जनगणना में दर्ज किया गया था। 2011 में पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%। भारत में साक्षरता दर के बारे में कुछ और बातें। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। केरल में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी। पुरुषों की साक्षरता दर 96.11% और महिलाओं की साक्षरता दर 92.07% थी। बिहार में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% और महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% थी। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर ज्यादा होने की वजह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक है। साक्षरता दर और शैक्षिक स्तर विकास के माप के प्रमुख चर है। ये जीवन की गुणवत्ता, जागरूकता स्तर और समाज में लोगों के कौशल के स्तर को दिखाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध लोसुंग उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? द फेमस लोसिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए. असम, बी. सिक्किम, सी. मणिपुर, डी. राजस्थान। इसका सही जवाब है सिक्किम। यह त्योहार सिक्किम के फोडोंग और रुमटेक मठों में मुखौटा नृत्य से पहले मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग राबी सीजन इन नॉर्थ इंडिया। ए. चना, बी. कपास, सी. चावल, डी. बाजरा। इसका सही जवाब है चना। रबी की फसलों की बुआई के लिए कम तापमान की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी की फसलों को सिंचाई की व्यापक सुविधा की जरूरत होती है। रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना, अलसी, जई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? ड्यूरिंग हुज रेन डिड मुगल पेंटिंग रीच इट्स पीक? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब। इसका सही जवाब है जहांगीर। मुगल चित्रकला के बारे में और कुछ बातें। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जहांगीर को चित्रकला में गहरी रुचि थी और वह चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? शुद्धि मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? ए. रामकृष्ण मिशन, बी. परमहंस मंडली, सी. सत्यशोधक समाज, डी. आर्य समाज। इसका सही जवाब है आर्य समाज। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत आर्य समाज ने की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मकसद उन हिंदुओं को वापस लाना था जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। शुद्धि आंदोलन से जुड़ी कुछ और बातें। स्वामी श्रद्धानंद ने 11 फरवरी 1923 को भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की और शुद्धि का काम शुरू किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों के लिए भारत का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का दादाजी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चाणक्य का अन्य नाम था। Another name of Chanakya was A. Bhattaswamy, B. विष्णुगुप्त, C. राजशेखर, D. विशाखदत्त। इसका सही जवाब है विष्णुगुप्त। चाणक्य के बारे में और कुछ बातें। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे तक्षशिला, अब पाकिस्तान में शिक्षित हुए थे। चाणक्य ने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि विषयों पर एक महान ग्रंथ लिखा था। चाणक्य ने अपने मंडल सिद्धांत में राज्यों के बीच होने वाली नीतियों का वर्णन किया था। चाणक्य को उनका नाम गुरु चणक से प्राप्त हुआ था। चाणक्य राजतंत्र के प्रबल समर्थक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल? ए. कृष्ण, बी. गंगा, सी. गोदावरी, डी. कर्नाली,
इसका सही जवाब है कर्नाली। कर्नाली के बारे में और कुछ बातें। कर्नाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है। यह मध्य पश्चिमी और सुदूर पश्चिमी नेपाल से निकलती है। इसकी लंबाई 507 किलोमीटर है। यह 50,000 वर्ग किलोमीटर जलग्रहण क्षेत्र को कवर करती है। भारत में इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई गहरी घाटियों के माध्यम से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश तक जाती है, जहां यह गंगा से मिलती है। यह मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार पर उत्पन्न होने वाली एक 12मासी अंतरसीमा नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भरहुत स्तूपा की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द भरहुत स्तूपा? ए. जेम्स बर्गेस, बी. अलेक्जेंडर कनिंघम, सी. जेम्स फर्ग्यूसन, डी. जेम्स टॉड। इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम। भरहुत स्तूप के बारे में और कुछ बातें। भरहुत स्तूप की खोज मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में की थी। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यह स्तूप मध्य भारत की कैमूर पहाड़ियों से उत्खनित लाल बलुआ पत्थर से बना है। स्तूप के मूर्तिकला अवशेष अब कोलकाता के भारतीय संग्रहालय और इलाहाबाद के म्यूनिसिपल संग्रहालय में रखे गए हैं। स्तूप के अवशेषों में रेलिंग और गेटवे भी शामिल हैं, जिन्हें कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। स्तूप के अवशेषों में जातक कथाएं, भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियां, पशु और ज्यामितीय रूपांकन और देवताओं की मूर्तियां शामिल है। भरहुत स्तूप के बारे में कुछ और बातें। स्तूप का निर्माण संभवतः अशोक के शासनकाल लगभग 250 ईसा पूर्व के दौरान शुरू हुआ था। स्तूप के कुछ सजावटी तत्व, जैसे कि द्वार और रेलिंग, शुंग काल के दौरान जोड़े गए प्रतीत होते हैं। स्तूप के अवशेषों से पता चलता है कि इस दौरान रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज सरिस्का बर्ड सैंक्चुएरी लोकेटेड? ए. गुजरात, बी. हरियाणा, सी. राजस्थान, डी. मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है राजस्थान। सरिस्का पक्षी विहार के बारे में और कुछ बातें। सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और 800 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। यह राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध बाघ अभयारण्यों में से एक है। साल 1978 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और तब से यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों को देखने का सबसे अच्छा तरीका जीप सफारी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? What was the main occupation of the people of Indus Valley Civilization? A. व्यापार, B. पशुपालन, C. शिकार, D. कृषि। इसका सही जवाब है कृषि। सिंधु घाटी के बारे में और कुछ बातें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें थीं गेहूं, जौ, चावल, खजूर, सरसों और कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थर, धातुओं, सीप और शंख का व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांस्य का निर्माण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। नेम द इंडो-पर्शियन डांस स्टाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। ए. छमू, बी. गरबा, सी. कथक, डी. कथकली। इसका सही जवाब है कथक। इंडो फारसी नृत्य के बारे में और कुछ बातें। उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम कथक है। यह भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866? ए. एम. के. सेन, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. मैडम भीकाजी कामा, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया संघ के बारे में और कुछ बातें। दादा भाई नौरोजी ने साल 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संगठन का मकसद था कि भारत से जुड़े मामलों और विचारों पर चर्चा हो और सरकार में भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो। इस संगठन ने ब्रिटिश नेताओं को भारत की समस्याओं के बारे में जानकारी दी और उनका ध्यान भारतीय हितों की ओर आकर्षित किया। इस संगठन ने भारत में आर्थिक शोषण के तथ्य को अंग्रेजों के सामने लाने की कोशिश की।
इस संगठन ने अपनी बैठकों से पहले वितरित होने वाले पत्रों के लिए जर्नल ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम की पत्रिका भी निकाली। इस संगठन के पहले अध्यक्ष लॉर्ड लिवेडेन थे। साल 1949 में इस संगठन ने नेशनल इंडियन एसोसिएशन को मिला लिया और इसका नाम बदलकर ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान एसोसिएशन कर दिया गया। साल 1966 में यह संगठन पूर्व इंडिया सोसाइटी के साथ मिलकर भारत, पाकिस्तान और सीलोन के लिए रॉयल सोसाइटी बन गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। असिकनी, जो सप्तसिंधु का एक हिस्सा थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? Asikni, which was a part of Sapta Sindhu, is the present-day name of which of the following rivers? A. Jhelum, B. Byas, C. Chenab, D. Ravi। इसका सही जवाब है चिनाब। अस्किनी नदी के बारे में और कुछ बातें। अस्किनी, जो सप्तसिंधु का एक हिस्सा थी, वर्तमान समय में चिनाब नदी का नाम है। ऋग्वैदिक काल में चेनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। चिनाब नदी पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। यह भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। इसका निर्माण 2 प्रमुख जलधाराओं चंद्रा और भागा के संगम से हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? ए. अनामुडी, बी. दोड्डाबेट्टा, सी. अमरकंटक, डी. महेंद्रगिरी। इसका सही जवाब है अनामुडी। अनामुडी के बारे में और कुछ बातें। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है। यह पर्वत केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर 8842 फुट है। अनामुडी को दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। अनामुडी को केरल का गौरव माना जाता है। अनामुडी को केरल का गौरव माना जाता है। अनामुडी नाम का मतलब है हाथी का सिर। अनामुडी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अनामुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। अनामुडी से दक्षिण की ओर इलायची, कायमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।